वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। क्या परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। संभल जाओ अदब के वारिसों, समझो सियासत को, ये डायन मीर गालिब सूर तुलसी लील जाएगी। क्या बात है, वाह वाह, इसको आपने अपनी पुस्तकों का परिचय देने के क्रम में मुझे उन पृष्ठों पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे लगता है कि वो बातें मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपसे बात करने का मतलब कि कविता से सीधा रिश्ता कायम कर लेने जैसा। पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। वाह वाह वाह। ये है। और इसके अलावा 2-3 किताबें वो शायद तुरंत याद नहीं आ रही। बाकी एक चखना गुरु आ रही है जी। चखना आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे संदर्भ थे। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी भी याद आ रहे हैं कि इसकी भाव भूमिका उन्हीं के साथ बनी थी। आज वो स्मृति शेष है, लेकिन उनके साथ भी बड़ी यात्राएं रही। तो वो व्यंग संग्रह है और मेरी तुम्हारी याद, तो ऐसे करीब 11-12 पुस्तक। आपकी रचनाएं प्रेम पर भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सुना है लोगों ने, हम तो खैर सुनते ही रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में एक प्रेम का विकृत स्वरूप समाज के सामने आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जैसे आप देखते रहे कि कहीं पति से पत्नी डर रहा है, कहीं पत्नी से पति डर रही, हत्याएं हो रही, हत्याएं हो जा रही हैं। तो ये जो प्रेम कैसे विकृत हो सकता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से तो 3 मुक्तकों से उदाहरण सुनिए। जी जी जी। ये जो ड्रम तक काटने तक इस तक स्थिति आ रही है, पुरुष महिला को काट रहा है, महिला, मुझे ये नहीं समझा कि कोई अगर किसी से प्रेम करता तो उससे तकलीफ दे कैसे सकता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये तो सोच से परे चीज है। मेरा तो रुआं खड़ा हो रहा है। लेकिन इसकी मूल। नमस्कार, मैं संजय पुरुषार्थी शब्द रंग डिजिटल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दर्शकों, आइए आपको जोड़ते हैं एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व से जो किसी भी परिचय के कहीं भी मोहताज नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका कर्म क्षेत्र प्रयागराज रहा है और जन्मस्थली कालांतर का बनारस और अब शहर चंदौली कहा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ देश के जाने माने एक ऐसे लाडले हस्ताक्षर की जो कविता के शिखर पर पहुंचकर निश्चित रूप से प्रयागराज को गौरवान्वित कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर श्लेष गौतम की। डॉक्टर श्लेष गौतम हम लोगों के बीच हैं। मैं डॉक्टर श्लेष गौतम आपका शब्द रंग डिजिटल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बहुत आभार संजय पुरुषार्थी भाई। और शब्द रंग डिजिटल चैनल निश्चित तौर पर मैं तो कई देखा, मेरे पास बड़े मैसेज आते हैं, एक बड़ा काम हो रहा है। तो शब्द रंग डिजिटल चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशेष बधाई। और हमारे लिए सौभाग्य है कि हम लोग उससे जुड़ रहे हैं। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य प्रतिष्ठा की बात है कि स्वयं आप जैसा संचालक और गुणी व्यक्ति आज संवाद करने के लिए है। और एक बस थोड़ा सा इसमें एक वो कि पूज्य स्मृति शेष कीर्ति शेष पिता कैलाश गौतम जी का जन्म तब के बनारस आज के चंदौली में हुआ था। मैं तो यहीं जन्मा और यहीं पला बढ़ा, बस इतनी सी बात थी। बिल्कुल, आपके माध्यम से हमारे दर्शक वो सारी बातें ज़्यादा सहजता से जान सकेंगे। उसी क्रम में आज आपके माध्यम से मैं बहुत सारी बातें करूंगा और बहुत सारी बातों के क्रम में देख रहा हूं कि बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मुझे आपका अभिनंदन शब्द रंग डिजिटल के इस स्टूडियो में ऐसे करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि आपका शुभ स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम, आप यहाँ आकर पधारे, आपका शुभ स्वागतम, मेरे पौधे और लताएं कर रही हैं स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम, आपका शुभ। क्या बात है। और इसी क्रम में मैं आपसे दर्शकों की ओर से जानना चाहूँगा कि जहाँ आपने पिताजी की बात को दिशा देने का एक क्रम बनाया है, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कविता के परंपरा का जो संस्कार आपको मिला वो कैसे मिला? ये चूँकि हमारे घर का ऐसा माहौल था, आप विश्वास करिए, हम लोग बचपन की बात है, जब मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा तब की बात बता रहा हूँ। सुबह जो अखबार आता था तो घर में दौड़ लगती थी। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और भाई तो मैं अकेला हूँ कि कौन सबसे पहले अखबार उठा, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का एक संस्कार था। जी जी, है ना।
पिताजी इतने बड़े कवि थे। खैर ये सब चीज़ें तो बाद में समझ में आई, लेकिन ये था कि पापा कविता लिखते हैं, पापा आकाशवाणी जाते हैं, ऐसा ऐसा करके। और इतनी ज़्यादा उस समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बनी, संडे मेल और न जाने मुझे, शायद मैं कई पत्रिका भूल रहा हूँ, उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये सब हम लोगों ने बचपन से देखी, ठीक है ना। और एक से एक अखबार आते थे, तो उस समय तो डाक वाले भी आते थे, तो इतनी इतनी चिट्ठी चपाती सब, चिट्ठी पत्री सब ले करके आते थे। तो कहीं ना कहीं वो घर का संस्कार था, और इतनी मैगजीन आती थी और पत्र पत्रिकाएं जो आती थी, उनकी वजह से हम लोग भी पढ़ते थे। तो व्यवहारिक ज्ञान हमारा जो उससे रहा, और पिताजी के सम्मेलन होते तो कभी कभी, अक्सर तो नहीं, कभी कभी सुनने जाया करते थे। और पिताजी अपनी सारी कविताएं सबसे पहले अम्मा को सुनाते थे। क्या बात है। जो अम्मा भी इसी 2025 के फरवरी में दिवंगत हुई। तो और पिताजी 2006 जो है 9 दिसंबर, 19 वर्ष हो रहा लगभग, कैलाश गौतम जी को दिवंगत हुए। तो घर में हर तरफ एक कविता का माहौल था, और उतना ही सहज माहौल था परिवार के लिए भी। तो ये हमें वहाँ से मिला, और उत्तरोत्तर में ये हमें समझ में आया कि हम जिसे इलाहाबाद, जिसे प्रयाग कहते हैं, तो ये मैंने लिखा भी एक दो जगह कि भाई प्रयागराज की जहाँ तक बात है, जिस इलाहाबाद की हम बात करते हैं, प्रयागराज आप जो कहें, यहाँ परंपरा का सम्मान भी है, बिल्कुल, ठीक है ना, और यहाँ प्रगतिशीलता भी है। प्रगतिशीलता का अर्थ ये करते ही नहीं है कि अच्छी परंपराओं से विमुख हो जाएं, अच्छी परंपराओं के साथ चलते हुए जो आवश्यक परिवर्तन है, या कुछ अलग जोड़ना है या करना है, तो परंपरा के साथ परिवर्तन, आप समझ रहे हैं ना, परिवर्तन को भी ये शहर जीता है, और ये शहर प्रतिरोध भी जीता है। क्या बात, ये प्रयागराज में ही संभव है, इसी इलाहाबाद में संभव है कि एक तरफ परंपरा का सम्मान है, तो एक तरफ कलम का सच्चा सिपाही प्रतिरोध के साथ भी खड़ा है। मुझे अपना एक मुक्तक याद आ रहा है, स्वागत है। क्योंकि पिताजी की बात हुई। जैसे पिताजी ने लिखा, कैलाश गौतम जी की पंक्तियां, ये कैसी अनहोनी मालिक, ये कैसा संयोग, कैसी कैसी कुर्सी पर हैं कैसे कैसे लोग, जिनको आगे होना था वो पीछे छूट गए, जितने पानीदार थे शीशे तब से टूट गए, प्रेमचंद से मुक्ति बोध से कहो निराला से, कलम बेचने वाले अब हैं करते 56 भोग, ये कैसी। तो उन्होंने बहुत इसको व्यापकता से इस बात को रखा था कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कलम की, चिंतन की, लेखनी की, दिशा देने की, तो वो सिर्फ कवि की बात नहीं कर रहे हैं, वो कवि है, उसमें पत्रकार है, इसमें वकील है, उसमें शिक्षक है, समाज का हर वो व्यक्ति है जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है कुछ अच्छा करने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सोने की नींव पाने के चक्कर में अपनी जो है, जब देखिए घूस की स्याही से अगर सोने की नींव मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर इसी पे, और एक तरफ है सियासत। सियासत में देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक है, मैं स्वयं कानून का प्रोफेसर हूँ, तो इसलिए आपसे कह सकता हूँ कि पूरी आस्था अपने व्यवस्थाओं में मेरी है। व्यक्ति हो, व्यवस्था हो, संस्थान हो, समाज हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश है, ठीक है ना। और इस लोकतंत्र में बड़ी उम्मीदें, और एक से राजनेता भी हमने देखे, अभी भी बहुत अच्छे नेता हैं। तो किसी दल या किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चरित्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रवृत्ति की बात है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है जी। तो मेरा एक मुक्तक है इसी पे, इन कलमकारों के संदर्भ में लेकर के है, जैसा आपसे जो परंपरा और प्रतिरोध जिसकी बात कर, जो इलाहाबाद जाना जाता है अपने कविता की परंपरा और प्रतिरोध के लिए, एक से एक स्वर फूटे। तो दो मुक्तक मुझे याद आते हैं कि एक मुक्तक ये है कि परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी। क्या बात है। परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। क्या परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। संभल जाओ अदब के वारिसों, समझो सियासत को, ये डायन मीर गालिब सूर तुलसी लील जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। इसको बचाना है जी। आज देखिए सियासत का नाम लेते लोग कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हो, कितने नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति लोगों का भला करने के लिए, बिल्कुल। ये लोग, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो लोक प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र है जी। श्री राम जी का संदर्भ याद कीजिए, तब राजतंत्र था, लेकिन तुलसी बाबा ने मानस में लिखा, जाओ अनीत कुछ भाखो भाई, बर जो तो मोहे भय बिसराई। श्री राम जी कह रहे हैं राजतंत्र है, लेकिन वो जनतंत्र बना रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी अन्याय या नीति हमसे हो रही, तो आपको पूरा अधिकार है कि हमको सत्ता से हटा दें। तुलसी बाबा और लिख रहे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनों ही होए वेग ही नाश। नाश हो रहा है वेग से। सचिव वैद्य गुरु, अगर वो सिर्फ अप्रिय के डर से सही बात नहीं बता रहे। दुष्यंत जी ने भी कहा था, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल फिर भी है तुमको मगर यकीन नहीं। या शायद गोरख पांडे जी ने कहा था, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। क्या बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
तो इसीलिए मैं 4 पंक्तियां मुझे और याद आ रही। कवि का तो स्वाभिमानी सबसे पहले उसमें। जी जी जी। अगर कवि ईमानदार और निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज को कहे, कोई चाहे जितना बोले, ये मैं इसको नहीं मानता, ये गोदी वोदी कुछ नहीं, गोदी तो गोदी है, तुम इसकी गोदी बैठोगे, तुम उसकी गोदी कहलाओगे, तुम उसकी गोदी बैठोगे, तो आपने खेमे बांट लिए, गोदी में तो दोनों तरफ दिख रहे लोग। क्या बात है, वाह। आप समझ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं, एक कवि के स्वाभिमान की पंक्तियां कहना चाहता हूं कि छंदों के छल छंद रचा तुम पंत नहीं हो पाओगे। क्या बात है। पंत निराला, बच्चन महादेवी, उमाकांत जी, कैलाश गौतम, मैं एक परंपरा पूरी रही। छंदों के छल छंद रचा तुम पंत नहीं हो पाओगे, भेष भले धर लो साधु का संत नहीं हो पाओगे, भेष भले धर लो साधु का संत नहीं हो पाओगे। चरण वंदना और प्रशस्ति गान ही गाते रहते हो, चरण वंदना और प्रशस्ति गान ही गाते रहते हो, दरबारी तासीर लिए दुष्यंत नहीं हो पाओगे। क्या बात है। तो दरबारी तासीर से काम नहीं चलेगा साहब। दर्शकों, आपने देखा आगाज ही कितना बेहतरीन है। कहते हैं ना कि जहां कविता के कुल में कोई पौध बढ़ रही हो और फिर इस स्तर पर आ गई हो कि ये कहने में कहीं कोई भी संकोच ही नहीं है कि अपने पिता से विरासत में धन वैभव संपदा तो कई संतानों को मिलता है, लेकिन एक ऐसी संतान जिसे धन वैभव से दूर शब्द संपदा मिली हुई है, और उस शब्द संपदा का इस तरह से आगे लेकर चलने का जो दायित्व डॉक्टर अखिलेश गौतम निभा रहे हैं, इसे मुझे लगता है कि मुझे बताने के बजाय पूरा देश सुन रहा है, जान रहा है और समझ भी रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात भी जानना हमारे दर्शकों के लिए बड़ा एक रहस्यमय स्थिति बनी हुई उनके मन में कि आप कानून के प्रोफेसर हैं, एक तरफ विधि के छात्रों को कानून की शिक्षा देते हैं, और जब देखिए कभी आप बॉम्बे में हैं, कभी आप मेरठ में हैं, कभी आप दिल्ली में हैं, कभी आप विदेशों में हैं, तो ये कविता के लिए आप इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तो दोनों के बीच का ये सामंजस्य और इनमें समय का कैसे आप वर्गीकरण कर पाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो ये कि मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, बस पुरखों को प्रणाम कर रहा हूँ। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिराक साहब रहे, अंग्रेजी के इतने बड़े शिक्षक, और उर्दू में गुले नगमा में ज्ञानपीठ उन्हें मिला, उर्दू के इतने बड़े कवि, हिंदी के शायर। हरवंश बच्चन जी भी इसी अंग्रेजी विभाग में थे, और हिंदी के इतने बड़े कवि शमशुर रहमान फारूकी साहब, जो कि इतने बड़े प्रशासनिक पद पे रहे, लेकिन उन्होंने उर्दू की इतनी सेवा की। हमारे बड़े ही आदरणीय अग्रज वैश्विक ख्याति लब डॉक्टर कुमार विश्वास भैया, हालांकि वो हिंदी में ही उन्होंने हिंदी की प्रोफेसरी की, लेकिन उसके साथ साथ एक तारतम्य रहा। हमारे बड़े ही आदरणीय अग्रज और वीर रस के लिए तो विशेष तौर पे जाएं डॉक्टर हरिओम पवार जी। जी। आप देखिए, वो तो विधि के ही शिक्षक, विधि के, उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी में, हाँ, वहाँ पे वो विधि के ही आचार्य रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और ये मेरे लिए सौभाग्य, मैं यहीं पे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, जो कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है संगठक महाविद्यालय है, उसमें कानून का प्रोफेसर हूँ, और ईश्वर ने कृपा की सेवा दे रहा हूँ। 5 दिन तो भाई पढ़ाने के होते हैं सामान्यतः, सोमवार से शुक्रवार। हम लोग पास हमारा रविवार और शनिवार, ये 2 दिन स्पेयर रहता है। इसमें यात्राएं हो जाती हैं, तो अक्सर ज़्यादातर जाना होता है। शहर में है तो शाम को ज़्यादा जाना मुझे होगा। लगता है कि आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं, जो दर्शक समझ भी रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, कि डॉक्टर साहब दरअसल कानून की जो शिक्षा आप दे रहे हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को, वो आपके मस्तिष्क की उपज है, और जब कविता पे आप आते हैं तो आपकी अंतरात्मा बोलने लगती है, आपका अंतःकरण बोलने लगता है, और आत्मा का स्वर तो सभी को भाता है, इसीलिए आप सबको भाते हैं। हाँ, और देखिए उसे मैं जोड़ रहा हूँ कि और गर्मी जाड़े की छुट्टियां, भरपूर समय मिलता है इसमें पढ़ाने के साथ साथ, हर हफ्ते 2 दिन मिलते हैं और यात्राएं हो जाती हैं। ये सब मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से, लेकिन मेरे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे न्यायाधीश हुए, अभी वो सेवा दे रहे हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुए या जज हुए, और भी अन्य क्षेत्रों में गए। तो देखिए, एक तरफ पिताजी को याद कीजिए, कैलाश गौतम जी को, उन्होंने कचहरी का सन 90 के आसपास एक चेहरा रखा था, जो ऐसा जैसे ब्लैक फ्रूट कहा जाता है, ऐसा व्यंग। देखिए, व्यंग क्या, हरिशंकर परसाई जी कहते थे कि व्यंग खादी के उस कंबल की तरह जो चुभती तो है लेकिन आराम बहुत देती है।
तो कैलाश जी ने जो कविता लिखी, एक आईना है, एक दिखाया कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। और आज हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय हमारी न्याय व्यवस्था खुद मानती है। अभी देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब का नाम बदला गया, उसको न्याय शब्द से जोड़ा गया, न्याय संहिता कही गई। क्यों? क्योंकि हम न्याय करना है ना। बिल्कुल। और कहा जाता है एवरी जजमेंट इज नॉट जस्टिस, हर फैसला न्याय नहीं होता, या जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन ऑल्सो। न्याय होना ही नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। तो इतना विलंब हो रहा है, इसीलिए आज तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, लोक अदालत है, क्योंकि मुकदमे लंबित है, बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है। तो उसको सही करने के लिए वो व्यवस्था चल रही। तो कवि कैलाश गौतम जी एक युग दृष्टा की तरह वहां पे एक सुधार को लेकर के आ रहे हैं, आईना दिखा रहे जिससे। और वहीं हमारे आज भी देखिए संजय भाई, आप स्वयं हर जगह उठते बैठते हैं, आज भी कोई बात होती तो न्यायालय पे आदमी का इतना भरोसा है भारत के, वो कहता है दिक्कत है, समय पैसे का खर्च है और समस्याएं, लेकिन वो कहता है मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, चलो कोर्ट में मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा तो है ना, ये तो कम से कम न्यायालयों में भरोसा है। मेरी 4 पंक्तियां हैं इस पे। स्वागत है। अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है। ये मैंने किसी उस भाव से, क्योंकि मैं प्रोफेसर होने से पहले मैंने हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वकालत भी की थी। अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है, मुसीबत जब पड़ी है मुल्क पर इसने संभाला है। हमारे काम को देखो, हमारे वस्त्र मत देखो, हमारी आत्मा उजली है, केवल वस्त्र काला है। क्या बात है। तो एक सामंजस्य होता है, काम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं तो काफ़ी कुछ जान रहा हूँ और मैंने पढ़ा भी है। आपकी करीब 1 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता की हैं, समीक्षा की है। तमाम कविताओं के अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शकों को आपके पुस्तकों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। तो स्पष्ट रूप से अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक आपने कितनी पुस्तकें लिखी, उसमें कितने काव्य संग्रह थे, कितने अन्य पुस्तकें थीं अन्य विधाओं पर, तो मुझे लगता है दर्शकों को आपके विषय में और जानने की उत्कंठा बनी रहेगी। मैं बताता हूँ कि मेरी सबसे पहली पुस्तक आई थी सन 2012 में, चांद सुलगता है, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, वहाँ से प्रकाशित हुई थी। और बड़ा सौभाग्य था कि उसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, उत्तर प्रदेश सरकार का पहला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान मिला था, जिसमें राष्ट्रीय एंट्री थी, राष्ट्रीय प्रविष्टि थी। क्या बात देश में कोई भेज सकता था। तो चांद सुलगता है, चांद देखिए शीतलता का, रोमानियत का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन पिताजी के निधन के बाद ये सब लिखा गया था। तो चांद मुझे शीतलता, रोमानियत कैसे दे सकता है? क्या बात। आप समझिए जैसे आप किसी की अंतिम क्रिया में गए हैं, मित्र के या घर परिवार या किसी जानने वाले में, और वहाँ कोई आपको सूचना दे कि संजय भाई आपका ये काम हो गया, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, या आपको वहाँ बुलाया जा रहा है इस सम्मान के लिए, लेकिन उस जगह जहाँ अंत्येष्टि स्थल है आप अपनी खुशी नहीं जाहिर कर सकते। Exactly. है ना। तो यहाँ मेरे साथ एक उल्टा था कि मुझे चांद भी सुलगता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या बात है। तो पिता के जाने के बाद की स्थिति थी। चांद सुलगता है जो मेरा काव्य संग्रह पहला 2012 था, तो उसकी 4 पंक्तियां ये थी कि नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है। क्या बात है। नई नई तकलीफों में दिन रोज गुजरता है, सूख रहे जख्मों को चूहा रोज कुतरता है, सुबह सुबह ही उम्मीदों का सूरज डूबा है, मेरा स्वागत कैसे हो सो नया अजूबा है, मेरे घर के ऊपर ही क्यों चांद सुलगता है। क्या बात। तो चांद उस समय सुलग रहा था मेरे लिए। खैर उसके बाद मेरी आई आदमकद बौने। हालांकि इसके पहले 2009 में एक साझा संग्रह आया था दोहे का, इटावा हिंदी सेवा निधि था। इटावा हिंदी सेवा निधि से माननीय न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी, कीर्तिशेष न्यायमूर्ति जी, तो उन्होंने साझा संग्रह छापा था। तो उसमें मेरे भी 20-30 दोहे छापे थे, जिसमें नीरज जी, उदय प्रताप जी, देश के जितने बड़े दोहाकार थे सब, उनके साथ मुझे भी स्थान उन्होंने दिया था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत संग्रह 2012 में चांद सुलगता है, फिर 14 में आया आदमकद बौने आया, कैसे कह दूं रंग सही है इस झूठी तस्वीर के, आदमकद बौने मालिक हैं हम सबकी तकदीर के। बहुत बढ़िया। ये था। उसके बाद मेरा एक भोजपुरी काव्य संग्रह आया जो पद्मश्री गोपाल दास नीरज दादा, नीरज दादा का सानिध्य मुझे मिला, उनके साथ मंच करने का सौभाग्य मिला। फिर जब वो भाषा संस्थान के अध्यक्ष थे तो वहां से मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, हमें तिरंगा चाहिए। ये भोजपुरी की थी। हमें तिरंगा चाहिए। हाँ, हरा बैगनी लाल पियर ना रंग बिरंगा चाहिए, इंद्रधनुष ना चाहिए हमके, हमें तिरंगा चाहिए। क्या बात है। ये मेरा संग्रह था। फिर उसके बाद मेरा एक आया गद्य संग्रह आया, जो कि मैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, डेली न्यूज एक्टिविस्ट और कुछ पत्र पत्रिकाओं में जो मैंने लेख लिखे थे, एक दिवाली 7 जुआरी, अच्छा, ये आया।
फिर उसके बाद मेरा एक मुक्तक संग्रह आया सुनहरा कल। जी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जी, जी, जी। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है। ऐसे करके संग्रह आया। फिर उसके बाद मेरा एक संग्रह आया नई सदी को पढ़ो कबीरा, जी। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। क्या बात है। और फिर उसके बाद एक राम तुम्हारा नाम संग्रह है, गीत संग्रह था ये, जी। जो है संजय भाई। इसके बाद राम तुम्हारा नाम के बाद फिर मेरा एक संग्रह आया कि राम युग से परे राम युग बोध है, ये मुक्तक संग्रह था। राम युग से परे उसके एक आध मुक्तक याद आ रहा कि राम युग से परे राम युग बोध है। क्या बात है। राम सीधे सरल राम अनुरोध है। क्या बात। राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। वाह, वाह, वाह। ये है। और इसके अलावा 2-3 किताबें वो शायद तुरंत याद नहीं आ रही। बाकी एक चखना गुरु आ रही है जी। चखना, आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसे संदर्भ थे। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी भी याद आ रहे हैं कि इसकी भावभूमिका उन्हीं के साथ बनी थी। आज वो स्मृति शेष है, लेकिन उनके साथ भी बड़ी यात्राएं रही। तो वो व्यंग्य संग्रह है। और मेरी तुम्हारी याद, तो ऐसे करीब 11-12 पुस्तकें। आपने अपनी पुस्तकों का परिचय देने के क्रम में मुझे उन पृष्ठों पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे लगता है कि वो बातें मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपसे बात करने का मतलब कि कविता से सीधा रिश्ता कायम कर लेने जैसा अनुभव कर रहा हूं। और मुझे पता है कि जितने भी बड़े रचनाकार हस्ताक्षर जो हम लोगों के बहुत प्रिय रहे हैं, आपके भी प्रिय रहे हैं, लेकिन आपका ये सौभाग्य है कि किसी को आप बुआ, किसी को आप चाचा कहकर उनका सानिध्य विशेष रूप से पाते रहे। मुझे आपके चांद सुलगता वाले वक्तव्य पे आपकी जो बुआ जी लगती हैं, डॉक्टर सरिता शर्मा, उनका एक मुक्तक मुझे बहुत याद आ रहा है, और बहुत ही अच्छा मुक्तक है कि उस बात बहुत प्रतिष्ठित कवित्री हैं। और निश्चित रूप से उनके नदी के मुक्तक मुझे भी बहुत पसंद जी कि चांद ने दी है पायल नदी के लिए, चांद ने दी है पायल नदी के लिए, किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है, समंदर है पागल नदी के लिए। तो निश्चित रूप से जब चांद की बात आती है तो तरह तरह की रचनाएं दिमाग में आती हैं। फिर आपने इसी क्रम में बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी किताबों का अपना परिचय दिया। वहाँ आप राम का एक मुक्तक पढ़ने लगे, भगवान श्री राम पर। लेकिन भगवान श्री राम पर आपका एक खासा चिंतन है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि गद्य में तो बहुत कुछ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन यदि अगर आप अपने राम के चिंतन पर जो राम का गीत आपने लिखा है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को तारतम्य के साथ सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ 2-3 मुक्तक मुझे याद आ स्वागत रहे हैं स्वागत कि है। शुष्क वातावरण में तरल राम है। क्या कहने, गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है। वाह। शुष्क वातावरण में तरल राम है। राम विश्वास है, आस्था है अटल। राम विश्वास है, आस्था है अटल। शबरी माँ की प्रतीक्षा का फल राम है। शबरी माँ की प्रतीक्षा का फल राम है। और मैं कानून का प्रोफेसर चूंकि पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं, और समाज से भी थोड़ी सी सीख लेते। आज सारी लड़ाई किसकी संजय भाई? गद्दी की, संपदा की, बिल्कुल, संपत्ति की, रुपए पैसे की। थोड़ा भी हम परंपरा से लेते तो कुर्सी को ठोकर मार सकते थे, रिश्ते बचाना जरूरी था। क्या बात है। लेकिन हम दौड़ किसके लिए रहे हैं? इन चीजों के लिए। 4 पंक्तियां देखिए। स्वागत है। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। क्या कहने, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो
प्रार्थना है मगर राम घर घर में हो, प्रार्थना है मगर एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। और हमारे प्रयागराज में तो लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। एक मित्र और सेवा भाव निष्ठा भाव देखिए। बिल्कुल सुने सुने, दो मुक्तक है इस संदर्भ में जी। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। क्या बात है। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है, राम के मान का नाम हनुमान। और एक बस और, चूंकि वो तो पूरे 90-100 मुक्तक होंगे, राम है क्या, राम तीरथ भी है राम ही धाम। क्या बात है, वाह 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 वाह। राम तीरथ भी है राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है राम हर मन में है, राम कण कण में है राम हर मन में है, तुझ में भी राम है मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है मुझ में भी राम है। राजेश भाई ने, जो अपने बड़े प्रिय कवि हैं, दोहाकार बड़े देश के, राजेश कुमार जी का एक कार्यक्रम था, उसी मैंने संगीत में प्रस्तुति दी थी, आप संचालन कर रहे थे और आप बहुत झूमे थे इसी राम रूप से। देखिए, राम की बात जहाँ होती है, राम के माध्यम से बहुत कुछ अंदर तक पहुंचता है। जी जी जी, निश्चित रूप से। तो मैं कहूंगा जय श्री राम। जय श्री राम। आपका आना हम लोगों को शब्द रंग डिजिटल स्टूडियो में हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी परिचर्चा के माध्यम से हमारे दर्शक भगवान राम को सुन रहे हैं। देश के एक मूर्धन्य साहित्यकार, कवि के सुपुत्र के रूप में आपको देख रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर आपको सुन रहे हैं। इसमें एक और बात ऐड करूं जी, कि वही कहा जाता है कि राम जी हर युग में रावण का प्रतिद्वंद, राम शब्दातीत हैं, कालातीत हैं, युगातीत हैं जी। तो क्यों राम जी का चरित्र है, राम जी भी देह से, राम जी की भी देह का अंत हुआ, इसलिए देहांत कहता है, लेकिन उनके जीवन मूल्यों का राम जी का चित्र कितना भी सुंदर बना ले, उनका चरित्र है रामाचरण। बिल्कुल। आज राम नाम तो है, लेकिन राम आचरण कितने लोगों के पास है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जो कि हमारे कानून में बहुत है। एक कथा है राम जी को लेकर के, कहाँ से ली गई मुझे थोड़ा सा स्मृति लोप हो रहा है। राम जी जब जा रहे थे तो रास्ते में हड्डियों का ढांचा ढेर देखा। जी जी जी। तो उन्होंने रुक के पूछा कि सब क्या है, क्या बात है भाई। तो उनको सूचित किया गया कि यहाँ लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ऋषि मुनि महर्षि और कुछ भले लोग यज्ञ करते हैं, संवाद करते हैं, सारी बातें होती हैं। जी जी। अब ये बातें असुरों को और राक्षसों को तो नहीं पसंद आई। बिल्कुल, तो वो उनका संहार करते थे, मारते थे। ये उन्हीं की हड्डियों का ढांचा है। अब देखिए, राम जी ड्यूटी बाउंड नहीं थे, अपने काम से जा रहे थे। वो उनके ऊपर कोई वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे, बिल्कुल नहीं कोई उनके ऊपर ड्यूटी डाली गई थी। लेकिन राम जी रुके और पूछा। क्यों पूछा मालूम? जी, संवेदना। क्या बात, जो कवि के लिए होती है, एक अच्छी होती है। देखिए, आपके पास संपदा हो सकती है, साधन हो सकती है, संसाधन और शक्ति। संपदा, साधन, संसाधन और शक्ति, उसके बावजूद संवेदना नहीं होगी तो आप करेंगे क्या? नहीं। और उससे बड़ी बात क्या, उसके बाद राम जी ने संकल्प लिया जी, उत्तरदायित्व बोध के साथ संकल्प बोध लिया, जब तक मैं असुर विहीना नहीं धरती कर दूंगा, असुर विहीना मार नहीं दूंगा, तब तक जाऊंगा नहीं। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो राम जी ने की? यही किसी रचनाकार की होती है, साहस। क्या बात, सच को सच, झूठ को झूठ कहने का। बिल्कुल। तो राम जी ने, संवेदना साहस नहीं है संजय भाई, तो आपकी संपदा, आपका साधन, संसाधन, शक्ति किस काम का? सोचिए, एक तो
500 किलो उठाने वाला बॉडी बिल्डर है, दुनिया में पूरे प्रदर्शन किया हो, और उसी के सामने 4 गुंडे किसी निधि को मार रहे और ऐसे करके देख के चला जाए, किस बात की उसकी शक्ति है भाई? ना संवेदना है ना साहस है। आपकी पूरी बात में ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है कि अखिल विश्व जो जीत सका है उसे हराती मन की शंका, तुम भी बन सकते हो राम अगर जीत लो मन की लंका। क्या बात है, वाह वाह संजय भाई, समझ गया ना मैं भी जो तो हम लोग के लिए उदाहरण एक कवियों के लिए कि आपके भीतर अगर संवेदना नहीं है और साहस नहीं है तो किस बात के कवि? बेकार जाके आप दरबारी राग लापिए, दरबारी राग लापिए। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आपसे बड़ी ही अच्छी बातें हम तक आ रही हैं, हमारे माध्यम से, हमारे शब्दरंग डिजिटल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक भी बात पहुंच रही है। एक बहुत अच्छी बात हम आपसे करना चाहते हैं, अभी 2025 का महाकुंभ गुजरा है जी। और वो विश्व में एक ऐसा माहौल बना कि आस्था का उत्कर्ष देखने को मिला, जहाँ 60 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आकर सिर्फ अपनी आस्था और श्रद्धा के नाम पर यहाँ पर गंगा मैया के शरण में आकर गोते लगाए और अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण दिया। यह तो विगत वर्षों में होता रहा है, कुंभ आता है, महाकुंभ आता है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही था। और इस वर्ष के कुंभ में साहित्य की जो स्याही थी उससे बहुत रचनाकारों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आपका एक गीत ये शहर तंबुओं का हो गया है, जिसे डॉक्टर मेनका मिश्रा जो गायिका हैं उन्होंने ही कंपोज किया, उन्होंने अपने स्वर में गाया और खूब वायरल हुआ ये महाकुंभ के मौके पर। मुझे लगता है कि उनके स्वर में तो हम जब भी चाहेंगे यूट्यूब खोलकर सुन लेंगे, लेकिन आपके स्वर में भी यदि हमारे दर्शक सुन पाए उसकी बड़ी उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी। एक तो भाई कीर्ति शेष जन कवि पिताजी कैलाश गौतम जी का मौसा मिला तो जितनी रील में चली वो तो करोड़ों तक गई अपनी जगह। इसकी बड़ी रोचक घटना भी है। ये 2013 के महाकुंभ में मैंने लिखी थी, यहाँ के बड़ी वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिद्धार्थ जी ने उस समय छापा था। और मुझे याद है उस दिन मैं चंडीगढ़ या कहाँ था जब ये छपा था। अच्छा। हाँ, और ये तब की लिखी थी, लेकिन उस तरह से गाया पड़ा अपना। फिर भाई होता है, हर कविता का भी अपना समय आता है। बिल्कुल। आप सोचिए एक कुंभ उस कविता ने भी देखा। बिल्कुल। 2013 की छपी कविता है अमर उजाला की। 12 वर्ष लगे। और इसी साल उसी अमर उजाला में मेरा एक पूरा फुल पेज आर्टिकल ऑल इंडिया एडिशन गया था, वो आर्टिकल था और उसके साथ ये कविता फिर आई। देखिए उसका समय आया, ठीक है ना, इसी अमर उजाला में। तो वो लंबी कविता है संजय भाई, लेकिन देखिए यही मैं बताना चाहूँ दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको। बिल्कुल कि मैं राजेश कुमार भाई क्या था, मेरे अनन्य मित्र जो देश के वरिष्ठ दोहाकार हैं, साहित्यकार हैं, मैंने बताया जो है, तो उनके जो है काशीपुर वाले घर पर था, उत्तराखंड में। तो ऐसी बातचीत चली, मेरा वहाँ कोई कार्यक्रम था और आगे मुझे जाना था, जो है वो जो है जंगल में नाम भूल जाता, जिम कार्बेट भी यहाँ थे वो। तो अचानक बात चली तो मैंने गुनगुनाया। तो ये होता है उदारता और सहृदयता दोनों तरफ से। राजेश भाई का अरे यार क्या गीत है श्लेष, बात चली, तुरंत इन्होंने फोन कर दिया उधर। तब तक मेनका जी मेरे लिए बड़ी पारिवारिक है, बिल्कुल घर की बात है, लेकिन राजेश जी ने तुरंत फोन किया, उनके साथ भी बहुत ही आत्मीय संबंध है जो है पारिवारिक साहब। तो तुरंत ये हुआ कि हाँ चलो इसको कंपोज कर। और मेनका जी ने इतना अच्छा किया कि मैं क्या बताऊं। तो मेनका जी बहुत बहुत आभार आपकी पूरी गीत संगीत की टीम को। और देखिए आप यहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, यहाँ कितनी उदारता से आप इस गीत को लेकर के मुझे कितनी बार प्रशंसा कर चुके हैं, फोन करके, मिल करके, और आज भी आए। तो ऐसा ही होना चाहिए, एक शहर का मिजाज भी ऐसे ही बनता है। 4 चीजें होती हैं। अगर ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण तो साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें सारे चेहरे एकदम, दर्पण साफ नहीं होगा तो आपका चेहरा साफ होकर भी खराब दिखेगा, सीधी सी बात है ना। तो वो खराबी नहीं दिखनी चाहिए, तो ये उदारता होनी चाहिए और सामाजिक दायित्व जो साहित्यकार का है वो दिखना चाहिए। तो आइए वो 4, 6, 8 पंक्तियां लंबे गीत, बिल्कुल हमारे दर्शकों को सुनाइए। अजर हो गया है, अमर हो गया है, क्या बात है, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है, अजर हो गया है, अमर हो गया है,
शहर तंबुओं का शहर हो गया है। बीच के 4-5 बंद छोड़ते हुए आखिरी पंक्ति तक आ रहा हूं। स्वागत है। सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। वाह, वाह, सिर्फ वाह, हेड काउंट्स नहीं है, बिल्कुल, सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। किसी लोक में ऐसा रेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। दर्शकों, अगर इस गीत को आपको पूरा सुनना है तो डॉक्टर मेनका मिश्रा के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं और डॉक्टर श्लेष गौतम के YouTube चैनल पर भी आप इस गीत का पूरा आनंद ले सकते हैं। आप बार बार बात कर रहे हैं हमारे राजेश भाई साहब की, काशीपुर, मुझे उनके दोहे खास तौर से बहुत पसंद है। और दोहों की जब बात हो रही हो तो मुझे लगता है कि मैं आपके अंदर की उस राजनीतिक चेतना को जागृत करूं जो राजनीति सकारात्मकता की ओर ले जाती है और ले जा रही है। आप स्वयं एक अच्छे दोहाकार हैं। मुझे उनका एक दोहा खाली कहना है। जब हमारे प्रदेश की सरकार 2017 में परिवर्तित हुई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा था। वह मुझे, वैसे उनके तमाम दोहे मुझे याद हैं, लेकिन यह दोहा मुझे आज पढ़ने में बहुत गौरव हो रहा है क्योंकि इस दोहे से आपसे बहुत कुछ मैं ले सकता हूँ कि वो लिखते हैं कि हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, योगी जी अब ले चलो राम राज्य की ओर। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर आपका क्या वक्तव्य आता है? मैं फिर कह रहा हूँ सकारात्मक। बिल्कुल संजय भाई सकारात्मक, राजेश भाई का दोहा बड़ा सकारात्मक है, सृजनात्मक है। मैंने कहा ना कि कानून सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं बच्चों में वो संस्कार भी डालना चाहता हूँ और उनको सिर्फ ये भी कहता हूँ, सिर्फ कानून की किताबों तक महदूद नहीं रहना, अपने को सीमित, जीवन की व्यवहारिकता को समझना होगा, समाज को समझना होगा। बिल्कुल। और मैं संस्थाओं पे पूरा भरोसा है। देश की जितनी भी संस्था है, कमी कहाँ नहीं है, कमी हमारे आपके अंदर है। तो संस्था हो या व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूँ, या व्यवस्था कमी है उसको सुधारो, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी कुछ समय के बाद वो पुरानी पड़ती हैं। अब आज की डेट में आप डिस्क और ये वाला कैसेट लेके चलते तो चल पाते क्या? सवाल ही नहीं। आज अगर एंड्रॉइड ये नहीं होता जो सूचना क्रांति, तो समय के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, राजनीति से मैं कभी नाउम्मीद नहीं रहा। मेरा एक मुक्तक है, मेरा एक मुक्त, क्यों? क्योंकि राजनीति के ही रास्ते तो देश को इतना मिला है। बिल्कुल। कोई सरकार रही हो, बिल्कुल, नेहरू जी के समय से आज तक सबने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और सबसे कुछ चूक और कुछ गलतियां हुई। बिल्कुल, उसमें कौन सी बड़ी बात जो है? करेगा उसी से गलतियां होंगी, चूक होंगी। ठीक है, मेरा एक मुक्तक है, स्वागत है। कोई कहता बुरी कोई भली है, इसी राजनीति को, राजनीति की पॉजिटिविटी पे, कोई कहता बुरी कोई भली है, कोई कहता सियासत दोगली है। क्या बात है, मतलब दो मुंह बात कर रही, कुछ इधर कुछ उधर कुछ। कोई कहता बुरी कोई भली है, कोई कहता सियासत दोगली है, मेरी मानो मशाले लेके चलना। क्या बात है, ये उम्मीदों की एक अंधी गली है। क्या बात है, वाह वाह, ये उम्मीदों की एक अंधी गली। आप जाओ तो सही। क्या बात है, बिना गहरे सागर बैठे मोती मिलेगा क्या? तो आप साहस तो करो, अंदर चलो, मिलेगा आपको। क्या बात। तो राजनीति, बाकी तो देखिए सब कई सारा, देखिए राजनीति भी कौन लोग कर रहे हैं? हमारे आपके घर के तो लोग कर रहे हैं, हमारे आपके बीच का व्यक्ति कर रहा है ना। क्षरण तो व्यक्ति का हुआ है नैतिकता के स्तर पे। आज कैमरे हर जगह क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल, आदमी की नैतिकता मरी है, सामान उठा ले रहा है, चोरी कर रहा, किसी के साथ गलत हरकत कर रहा है, बिल्कुल, अपराध रोकने। तो ये छुरे थोड़ी बुरे हैं। किसी ने कहा था ना, अब छुरा सब्जी काटने के लिए दिया और तुम उसको दिखा कोई को लूट लो, छुरे की गलती है क्या? मोबाइल अच्छे के लिए है, अब दिन भर आप मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करो तो गलत है ना। अच्छा ज्ञान लो, खत्म करो। बहुत अच्छा। तो ये जो नैतिकता का जो पतन हुआ है, जब व्यक्ति का नैतिक पतन होगा तो वही व्यक्ति तो समाज का निर्माण करने जा रहा। तो जिसका पतन हो चुका, वो कैसा समाज देगा आपको? खराब देगा ना। तो मेरा एक दो दोहा सुनिए आप, स्वागत है, जो राजनीतिक नहीं सामाजिक है, सबके ऊपर लागू है। मेरा उद्देश्य भी है ये दोहे के माध्यम से दोहा सुनवाना। हाँ, राजेश भाई की बात आई। जी हाँ, सुनिए दर्शकों। गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल। क्या बात है, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। क्या बात है, वाह वाह। पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। और एक मैंने प्रयोग किया विज्ञान को लेकर के, उस नैतिकता को लेकर जी, कि
जिस गति से नियत गिरी, जिस गति से नियत गिरी, उस गति से ईमान। क्या बात है, क्या बात है, क्या जिस गति से नियत गिरी, संजय भाई देखें, जिस गति से नियत गिरी, उस गति से ईमान। जिस गति से नियत गिरी, जिस गति से नियत गिरी, उस गति से ईमान। दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। और साहित्यिक और राजनीतिक विद्रूपता देखे कि बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, यारों समकालीन। क्या बात है, क्या बात है, बड़े बड़े जो नाम हैं, यारों समकालीन, कदमों के आगे वही हो जाते कालीन। क्या कहना, कदमों के आगे वही हो जाते कालीन। और सही आदमी की किस तरह से उपेक्षा है देखें कि आज जहां भी जाइए, आज जहां भी जाइए हावी है दरबार। क्या बात जी हुजूरी, आज जहां भी जाइए हावी है दरबार। कद वाले बौने हुए, कद वाले बौने हुए परछाई मीनार। क्या बात है, कद वाले बौने हुए परछाई मीनार। लेकिन सृजनात्मक और सकारात्मक कार्य, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे अच्छा सृजन हो, मैं अपने इस दोहे की श्रृंखला को विराम खुद ही दे रहा हूं कि लिखा किया रह जाएगा। क्या बात है, रहता नहीं शरीर। बहुत देह तो सीमा है, देह का तो अंत होना है। बिल्कुल बिल्कुल। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। क्या बात, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। देखिए डॉक्टर साहब, आप कविता की सभी विधाओं पर आपका खासा चिंतन रहा है और सभी विधाओं पर आप लिख रहे हैं, लिखते आए हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो देश में और पूरी दुनिया में दिख रहा है, प्राकृतिक संपदाओं का जो दोहन हुआ, उसमें प्राकृतिक आपदाओं का जो सामना करना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे आप जानते हैं नंदन हितैषी जी को, उनका एक बहुत अच्छा मुक्तक मुझे याद आ रहा है कि ठूंठ से जुड़ते गए हम, बहुत कुछ हमसे कटा है, आवरण संवेदना का इसलिए हमसे हटा है, जाने कब से काटते ही आ रहे हम जंगलों को, पर हमारा जंगलीपन क्यों नहीं अब तक कटा है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हम देश के, दुनिया के सारे लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश आपकी रचनाओं के माध्यम से दे सके, तो एक बड़ा बेहतर अवसर है इसमें हम चूके। कुछ एक दो संदर्भ याद आ रहे हैं। वैसे तो कई गीत ही थे, लेकिन वही है कि कई बार नहीं आता। लेकिन उससे पहले हम माँ गंगा का संदर्भ ला रहे हैं। देखिए माँ गंगा, हम आप पूजा पाठ करते हैं कि सपने में भी भगवान दिख जाए। बिल्कुल। और माँ गंगा कहाँ थी? शिव जी की जटाओं में विराजी थी। बिल्कुल। मतलब जैसे सर पे सवार होना कह सकते, मतलब विनम्रता के साथ था। लेकिन वो क्यों आई धरती पे? भगीरथ जी की तपस्या से, लोक कल्याण के, लोक कल्याण के लिए। और माँ गंगा है तो माँ है, एक स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है जी। अब आप सोचिए कि जो ईश्वर के पास था, ईश्वर यहाँ विराज शीश पे था, ठीक, वो लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके धरती पे आई। बिल्कुल। तो जैसे तमाम उन महिलाओं के साथ हुआ, वही माँ के साथ हुआ। हमने इतना दोहन किया कि आज माँ की जो तस्वीर है, बड़ा दर्द होता है। हालांकि सुधार हो रहा, सरकार ने व्यवस्था प्रयास कर रही, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। पर फिर भी हम लोग नाउम्मीद नहीं है जी। मेरे गीत का एक आध बंद है, मुझे याद आ रहा है कि दूर अंधेरा होगा, क्या बात है, नई सुबह फिर आएगी। क्या बात है, दूर अंधेरा होगा, नई सुबह फिर आएगी, नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। क्या बात है, क्या बात है। नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी, कल कल करती पावन धारा हम भी देखेंगे, शपथ हमें उद्धार तुम्हारा हम भी देखेंगे। कल कल करती पावन धारा हम भी देखेंगे, शपथ हमें उद्धार तुम्हारा हम भी देखेंगे। गोमुख से गंगा सागर तक बात ये जाएगी। क्या कहने, गोमुख से गंगा सागर तक बात ये जाएगी, नई सदी ये गंगा तेरे नाम कहाएगी। क्या बात है। तो हम लोग तो पूरी उम्मीद है, लेकिन वही है कि जिस तरह से दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर श्लेष गौतम माँ गंगा के प्रति कितनी सकारात्मक सोच अपने सामने रखते हैं, लेकिन जिनके ये लाडले सुपुत्र हैं, हम लोगों के बहुत ही प्रिय स्मृतिशेष श्लेष डॉक्टर कैलाश गौतम जी के, उन
की चिंता देखिए 80 के दशक में ही सामने आई थी। और मैं संजय पुरुषार्थी ये बात सगर्व कह सकता हूं कि जब गंगा की पीड़ा को व्यक्त करने की बात आती है शब्द से, तो मुझे लगता है कि आज आपके सामने व्यक्त कर लूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, कई बड़े मंचों से मैं बोल रहा हूं, आपने कैलाश गौतम जी की गंगा को जितना गाया है, मैंने भी उतना नहीं गाया, जो निश्चित सच रूप बात से है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसे स्टूडियो में हम बैठे हैं और उनके सुपुत्र के साथ बैठे हैं, तो ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देश दुनिया के साथ साथ तीर्थराज प्रयाग भी वर्तमान दौर में जो है बहुत बाढ़ से पीड़ित है। और निश्चित रूप से ये भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस वर्ष माँ गंगा ने 5 बार बजरंगबली को, लेटे वाले हनुमान जी को स्नान कराया है। लेकिन कैलाश गौतम जी 80 के दशक में चिता रहे हैं कि गंगा के पास दर्द है, आवाज नहीं है, कुल में बोलने का रिवाज नहीं है, गंगा नहीं रहेगी, यही हाल रहा तो गंगा नहीं बहेगी, यही हाल रहा तो लीजिए संकल्प और बीड़ा उठाइए, गंगा पर आचा रही गंगा बचाइए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जहां वहां चिंता है, वहां आपका चिंतन सकारात्मकता की ओर आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में अगर चिंतन चिंता दोनों के बीच में ये विश्वास है कि हम अपनी गंगा के अंदर का प्रदूषण दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी स्याही, आपकी कलम, आपके पृष्ठ पर जो कुछ भी लिख रही है, हमारी सामाजिक परिदृश्य की जो स्थिति बिगड़ रही है वो निश्चित रूप से बनेगी। मुझे एक और बहुत अच्छा प्रश्न लगता है दर्शकों की ओर से कर लेना चाहिए, खासकर युवा कवियों की ओर से कर लेना चाहिए कि वर्तमान में कविता का मंच और युवा के मन में एक प्रश्न कि साहित्य का भविष्य और भविष्य का साहित्य वो कैसा होगा। हाँ, मैं एक बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में जाना आना उठना बैठना होता है और युवाओं को देख रहा हूँ, तो और कविता का भविष्य और भविष्य की कविता, देखिए भविष्य की कविता हमेशा वो होगी जो अपने उन सरोकारों को, अपने भविष्य की चुनौतियों को और उस समय के प्रश्नों को जो लेके चलेगी। अपने समय से अलूफ होके या दूर होकर के तो नहीं रह जा सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको अपने समय को तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप जिस समय में रह रहे हैं, और एक इतिहास बोध है बिल्कुल, जिससे हमारे पास सबक है, क्योंकि हम पीछे जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस इतिहास बोध से सबक लेते हुए अपने वर्तमान में रचते हुए वर्तमान समय की चुनौतियों को जीते इंगित करते हुए, देखिए लोग भगवान से जाके सुख, संपदा, ऐश्वर्य और सारी चीजें मांगते हैं, वो भूल जाते हैं कि पूरा जीवन राम जी का, कृष्ण जी का संघर्षों में बीता। बिल्कुल। राम जी का संघर्ष तो वहां तक चला गया निराला की शक्ति पूजा में, जब वो अपनी आंख तक देने जा रहे। बिल्कुल, इससे बड़ी बात कृष्ण भगवान को जो 16 कलाओं में संपूर्ण थे, योगेश्वर थे, उनको अपनी मतलब मथुरा वृंदावन में प्यारा त्यागना पड़ा। गोकुल है सब कुछ, वो गए जो क्या कहते हैं कि द्वारिका चले गए। ठीक है, तो कहना चाहिए कि भैया संघर्ष दें लेकिन उससे पार लगाएं। मेरे यहाँ पे कहने का जो अर्थ है कि कविता को अपने समय को एड्रेस करना ही पड़ेगा। कठिन समय का हल होती है, मुझे अपनी कविता की 2-4 पंक्ति याद आ रही, लंबी कविता है। कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है, इनकलाब होती है, कविता गंगा जल होती है। क्या कहने, कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है, इनकलाब होती है, कविता गंगा जल होती है, प्रेम हुआ करती है, कविता त्याग हुआ करती है, प्रेम हुआ करती है, कविता त्याग हुआ करती है, राजमहल में मीरा सा बैराग हुआ करती है। क्या बात है। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को बरसों तरसी तब कविता कह पाए हैं, कांटों वाली सेज पे सोए तब कविता कह पाए हैं, रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए। तो ये सहज नहीं, ये एक मैसेज मैं नए साथियों को भी देना चाहूंगा कि एक तो भविष्य की कविता निश्चित तौर पे अपने समय को भी एड्रेस करना होगा और अपनी परंपरा को भी और अपनी संस्कृति को भी। कोई भी समय चाहे जितनी नई और आधुनिकता आ जाए, आधुनिकता का अर्थ ये नहीं होता कि संस्कारहीन होना है। आधुनिकता का अर्थ है कि नए समय, संदर्भ, सरोकारों और आवश्यकताओं के अनुसार क्या जोड़ना, क्या घटाना है। जैसे आप जून में भी किसी को कंबल ओढ़े देख सकते हैं क्योंकि उसको जाड़ा देके बुखार आ रहा है। अब कोई कहेगा अरे पागल है, जून में कंबल ओढ़ा है। ठीक, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है। आप अगर पहाड़ों पे रहेंगे तो जून में भी कंबल ओढ़ेंगे, तो कैसी स्थिति परिस्थिति उसको एड्रेस करना होगा। दूसरा मैं कहूँ कि मैं बहुत आश्वस्त हूँ, देश भर में इतने युवा कवियों से मिलना होता है, साहब क्या गीत लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत अच्छे। कभी कभी लगता है कि अरे ऐसा गीत हम क्यों नहीं लिखे। बिल्कुल, कभी कभी उनके मुक्तक सुन के लगता है ऐसे मुक्तक ऐसे दो हमने, युवा शानदार लिख रहा है। क्या बात है, शानदार। आप ये देखिए कितने विश्वास के साथ डॉक्टर गौतम का ये वक्तव्य आ रहा है। आप ऐसे ही सृजन करते रहें, बिल्कुल शानदार, उत्कृष्ट साहित्यिक और कविता के भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा
जल्दबाजी आप ना करें। हाँ, बस। समय लगता है, समय लगता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, मेरे खुद के अनुभव की और मैंने जो दुनिया को देखा, तो वो जैसे पिताजी के दोहे में था कि जैसे धीरे धीरे पक रहा मगही पान, या कहा जाता है ना कि जो समय से जो जब मैच्योर होता है तो उसकी बात अलग होती है। जल्दबाजी करने से आराम नहीं। जैसे किसी मंच पे जाना तो कुछ भी हल्का फुल्का लिख के पढ़ दिए, बस आपकी छवि बन गई, तो आपको कौन बुलाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, नकारात्मक ना हो युवा। सबसे बड़ा संकट आज दो है, एक कृतज्ञता, एक नकारात्मकता। कोई आपके लिए नहीं करा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोई किया है तो आप उसके प्रति और कुछ न करे तो कम से कम सम्मान की भावना रखें। बिल्कुल। क्योंकि कोई नहीं देखे तो ईश्वर देख रहा है। दूसरा, नकारात्मक मत होइए। मैं युवाओं से कह रहा हूँ, नकारात्मकता, विश्वास करिए संजय भाई, सबसे पहले आपको खा जाती है। बिल्कुल। आपका जो समय सृजन का है वो आप नकारात्मक होकर उल्टा सीधा सोच रहे हैं। नकारात्मकता आपको नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। तो नकारात्मक माहौल हटाइए। और मेरा कहना है कि तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की। मेरे प्यारे युवाओं, तुम लोगों से मैंने बहुत सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं ईश्वर की शपथ खा रहा हूं, मैंने बहुत सीखा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स से बहुत सीखा है। अभी आऊंगा कुछ कविताओं तो वो अगर स्टूडेंट नहीं होते तो मैं लिख ही नहीं पाता। और तमाम युवा कवि शायर जो मुझे पिछले वर्षों में इस प्रयागराज में मिले, पूरे देश भर में आज भी मिलते हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा है। किसी के कहने का अंदाज अच्छा लगता है, किसी का भाव तत्व अच्छा लगता है, किसी की पोइट्री के तरीके अच्छे लगते हैं, किसी के शब्द विन्यास अच्छे लगते हैं, किसी का शब्द सामर्थ्य अच्छा लगता है, किसी की प्रस्तुति। मैं मतलब युवा जबरदस्त है हमारा। पर वही है, जैसे मैंने कहा, बीते कल को माने दे हवा नहीं भी आने दे, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। मोहब्बत, आरजू, जज्बा, समझदारी सभी तो है, जरूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाना। क्या बात है। मतलब तो ऊर्जा और शक्ति का सही दिशा में प्रयोग हो तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमारा ये प्रश्न दर्शकों में, जो हमारे युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसको ये बता दूं कि सीधा सीधा संदेश दिया है डॉक्टर शैलेश गौतम ने। और वे कह रहे हैं, परंपराओं को सहेजिए और संस्कार के साथ आगे बढ़ें। कविता के मंचों का उद्देश्य व्यापार आपका नहीं होना चाहिए, कम से कम आरंभ में। हाँ। तो संस्कार के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह आपका भी कहीं ना मैं ये भी कहता हूँ, व्यापार जैसा शब्द आ जाता है कई बार, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कविता एक दूसरे संदर्भ जीती, लेकिन व्यापार में भी नैतिकता है, नियम है। बिल्कुल, व्यापार के उसूल हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने आपको, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वहां देखिए नैतिक व्यापार, देखिए व्यापार भी अगर देश को देखा जाए तो व्यापार तब भी था, आज भी आगे भी रहेगा, क्योंकि ये आर्थिक जो क्रियाकलाप वो भी चलने चाहिए। तो कविता अगर ग्रैंड हो रही है, भव्य हो रही है, तो भव्यता के साथ वो दिव्यता बरकरार है। बस मैं ये कह रहा हूँ, पैसे भी कमाइए, सुख साधन भी लीजिए, लेकिन अपने फर्ज को, अपने उत्तरदायित्व बोध को निभाते चलिए, तो भव्यता के साथ वो दिव्यता बनी रहे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक बहुत ही आवश्यक सवाल है, प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि आपसे कर लेना चाहिए। देखिए, आपकी रचनाएं प्रेम पर भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सुना है लोगों ने, हम तो खैर सुनते ही रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में एक प्रेम का विकृत स्वरूप समाज के सामने आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जैसे आप देखते रहे कि कहीं पति से पत्नी डर रहा है, कहीं पत्नी से पति डर रही, हत्याएं हो रही, हत्याएं हो जा रही हैं। तो ये जो प्रेम कैसे विकृत हो सकता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से तीन मुक्तकों से उदाहरण सुनिए। जी जी जी। ये जो ड्रम तक, काटने तक, इस तक स्थिति आ रही है, पुरुष महिला को काट रहा है, महिला, मुझे ये नहीं सुना कि कोई अगर किसी से प्रेम करता तो उससे तकलीफ दे कैसे सकता है। क्या बात है, क्या बात। मतलब ये तो सोच से परे चीज है, मेरा तो रुआं खड़ा हो रहा है। लेकिन इसकी मूल वजह क्या है, जड़ क्या है, क्या बात। सुने आप। चाहतों को हवस बद चलन ले गई। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। चाहतों को हवस बद चलन ले गई, इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई। क्या बात। इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई, पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, बेवफाई वफा की दुल्हन ले गई, बेवफाई वफा की दुल्हन ले गई। संजय भाई, प्रेम है क्या?
एक तो इसके भाग्य में, या कई लोग कहते हैं कि प्रेम का तो भाग्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दो प्रयास कर रहा हूं कि प्रेम है क्या। एक तो देखिए राम सीता जी के समय देखिए, बिल्कुल, जंगलों से निकल के आएंगे, क्या कहने, वाह वाह, वनवास था, समुद्र को भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, जंगलों से निकल के आएंगे, दरिया के दंभ को हराएंगे, दरिया के दंभ को हराएंगे। प्रेम जब राम सीता जैसा है, लंका कैसी हो जीत जाएंगे, लंका कैसी हो जीत जाएंगे। और मैंने एक प्रयोग किया, 2 प्रयोग किए। प्रेम के पक्ष में बिछो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। एक राम जी के समय से लेकर के प्रयोग किया, और एक आधुनिक प्रयोग देखिए राम जी का। देखिए पहले ये भी आपको अच्छा लगेगा कि दर्द और उलझनों का वन बाबू, क्या बात है, क्या बात है। दर्द और उलझनों का वन बाबू, राम की तरह वन में मन बाबू, राम की तरह वन में मन बाबू। भागते हो ये जानते भी हो, इश्क सोने का है हिरन बाबू, इश्क सोने का है हिरन बाबू। और आधुनिक समय में प्रेम को मैंने रेखांकित किया, जो स्वागत है, युवा पीढ़ी को बड़ी पसंद आई कि बात मेरी ही कर रहा होगा, क्या बात है, बात मेरी ही कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा। जिंदगी बेबसी का हाईवे है, हाईवे का जवाब नहीं, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी। और संजय भाई, प्रेम के संदर्भ थोड़ा सा इसमें मैं हाथ से बोध भी ला दूं, लेकिन ओरिजिनलिटी के साथ कि क्या क्या आज का समय है। भाई आज का समय तो ये भी है कि बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहाँ जकड़ती है, क्या बात है, बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहाँ जकड़ती है, लड़का बेबी नया पकड़ता है, लड़की बाबू नया पकड़ती है, क्या बात है। और एक संदर्भ और देखे, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, ये तो बहुत चर्चित है। हाँ, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। और मैं युवाओं को इसी चलते चलते और भी एक सुनाता हूं कि दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो। क्या बात है, दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम, प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। और एक मुक्तक और है उस सीरीज में, थोड़ा सा याद आ गया। मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा परेशान मत हो, इधर उधर मत भागो, इसमें थोड़ा सा हास्य का बोध है, आप ले लीजिएगा कि सामान्यतः प्रेम कहानियां 95-99% इसी अंत को जाती हैं। जी जी, जी। सुने, याद आती है अब भी तेरी, चर्चित मुक्तक है आपको जी, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, याद आती है अब भी तेरी, क्या बात है, तुझसे बिछड़े जमाने हुए,
तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलते चलते बोल दूं कि ये है कि रेत होती है जल नहीं होता। क्या बात है। रेत होती है जल नहीं होता, आज हो तो भी कल नहीं होता, आज हो तो भी कल नहीं होता। प्रेम एक शाश्वत पहेली है। क्या बात है। प्रेम एक शाश्वत पहेली है, जिसका कोई भी हल नहीं होता। बहुत बढ़िया। मुझे अपना लिखा एक मुक्तक याद आ रहा है। स्वागत भाई जी, स्वागत। प्रेम में मैं व्यथित हूँ किंतु मैं पागल नहीं। वाह। प्रेम में मैं व्यथित हूँ किंतु मैं पागल नहीं। हूँ समूचा गगन में बादल नहीं। क्या बात है, वाह तो वाह। निश्चित रूप से प्रेम का विस्तार गगन जैसा होना चाहिए और धैर्य धरती जैसा होना चाहिए, तभी निश्चित रूप से प्रेम को कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं कतई है नहीं। और प्रेम के नाम पर कोई विकृति फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से हमारे शब्द रंग डिजिटल के जो इस तरह की परिचर्चाओं की वार्ता की अवधि होती है, उसके अंतिम पायदान तक निश्चित रूप से हम लोग पहुंच रहे हैं और लगातार आप कह रहे हैं कि चलते चलते, तो अभी चलते चलने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर लेना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही समीप आ चुका है इस वर्ष 2025 का हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो जहां दो ऐसे साहित्यकार बैठकर बात कर रहे हैं, मुझे भी ये मौका मिल गया आज की मैं डॉक्टर शैलेश गौतम से परिचर्चा कर रहा हूं और इतनी कविताओं की बात हो गई, तो अगर हिंदी दिवस पर हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात न की जाए, और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजभाषा समिति के सदस्य भी हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बातें बाहर आनी चाहिए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भी बड़े काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर राजभाषा पर, हिंदी पर, हिंदुस्तानी पर बात ना हो आपके हवाले से, तो मुझे लगता है आज का हमारा ये जो परिचय अधूरा रह जाएगा। बहुत आभार संजय भाई। और मैं उस कविता गीतकार हूँ, ये भी बता दूं कि इसको भी जब जो अनन्य मित्र हैं हम लोगों के राजेश भाई, तो बड़े झूम के सुनते रहे। बिल्कुल हिंदी वाला। बिल्कुल। और आज सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत है। भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी। क्या बात है। भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी। अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी। क्या बात है। अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी। शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी। शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी। बच्चन निराला पंत है, प्रसाद है हिंदी। क्या बात है। बच्चन निराला पंत है, प्रसाद है हिंदी। आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी। आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी। जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी। जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी। भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी। भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी। उर्दू में जगे भाव तो जज्बात है हिंदी। उर्दू में जगे भाव तो जज्बात है हिंदी। अक्षर में बसी आत्मा है, प्राण है हिंदी। अक्षर में बसी आत्मा है, प्राण है हिंदी। तुलसी कबीरा सूर है, रस खान है हिंदी। तुलसी कबीरा सूर है, रस खान है हिंदी। मीरा महिषी महादेवी का गान है हिंदी। मीरा सुभद्रा महिषी का गान है हिंदी। भारत की अमर वाणी है, पहचान है हिंदी। भारत की अमर वाणी है, पहचान है हिंदी। भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी। भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी। माला है बोलियों की है, जुड़ाव है हिंदी। संविधान में 8वीं अनुसूची पूरी 22 भाषा उसमें भी माला है बोलियों की है, जुड़ाव है हिंदी।
बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, क्या बात है? बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी, शहरों में फली फूली मगर गांव है क्या बात है? हिंदी, वाह, वाह, वाह। शहरों में फली फूली मगर गांव है हिंदी, स्वाधीनता का पृष्ठ है इतिहास है हिंदी, वाह। स्वाधीनता का पृष्ठ है इतिहास है हिंदी, गांधी की सतत आस था विश्वास है क्या बात है? हिंदी, क्या बात है? गांधी की सतत आस था विश्वास है हिंदी, कान्हा की बांसुरी है महारास है हिंदी, क्या बात है? कान्हा की बांसुरी है महारास है हिंदी, सीता को जैसे राम की ही आस है हिंदी, क्या बात है? सीता को जैसे राम की ही आस है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप देख रहे थे हमारा बहुत ही विशेष आज का ये परिचर्चा का कार्यक्रम, जिसमें देश के बहुत उत्कृष्ट हस्ताक्षर के तौर पर, कानून के प्रोफेसर के तौर पर और एक सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर हम आपसे मुलाकात करा रहे थे डॉक्टर श्लेष गौतम की। तो हम अपनी परिचर्चा को यहीं विराम दें, उससे पहले आपसे एक आग्रह कर लेते हैं। यूँ तो हम देख रहे हैं कि हमारे शब्द रंग डिजिटल को आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं और खूब देख भी रहे हैं, और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साह बढ़ाती रहती हैं। ये आपका जो दायित्व है, इसे आप निभाते रहें, और हम अपने दायित्व के साथ बार बार कुछ ऐसी ही विभूतियों को लेकर आते रहेंगे, और आपकी प्रतिक्रियाओं से निश्चित रूप से हम उत्साहित भी होते हैं और अपनी प्रस्तुति में सुधार भी करते हैं। डॉक्टर श्लेष गौतम, आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।